नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बात करेंगे आज बिहार की, बिहार की सरकार की, बिहार की आवाम की, बिहार की जनता की। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार जो है बिहार की आवाम लगातार रोजगार की तलाश में आसपास के इलाकों में पहुंचती है और ये संख्या कम नहीं है, ये संख्या लाखों में है, हजारों में है, जो कि बिहार से निकलकर दूसरे प्रांतों में जाकर नौकरियां कर रहे हैं या फिर नौकरियों की तलाश में पहुंचते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या बिहार में पूर्व की सरकारों की बात की जाए फिर मौजूदा सरकार की बात की जाए कि क्या बिहार की सरकारें बिहार की जनता के लिए रोजगार उपलब्ध करवाने में नाकाम साबित हो रही हैं। सवाल ये उठता है कि क्या बिहार की आवाम को लेकर वहां की सरकारें सचेत नहीं है, सतर्क नहीं है। सवाल ये भी उठता है कि क्या इससे पहले जिस तरीके से जो है जेडीयू, आरजेडी और साथ ही गठबंधन की जो सरकारें रही हैं, उन सरकारों ने बिहार की आवाम को लेकर क्या कदम उठाए। अगर रोजगार के क्षेत्र में बात की जाए तो ऐसे वो कौन से रोजगार हैं जो उपलब्ध करवाने का काम किया गया, ऐसे वो कौन से उद्योग हैं जिसको लगाकर युवाओं को यहाँ पर रोजगार देने का काम किया गया बिहार सरकार की तरफ से, या फिर बिहार की आवाम को दूसरे प्रांतों में नौकरी करने के लिए ना जाना पड़े, उसको रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए। चाहे कोई सी भी सरकार रही हो, बिहार की आवाम के सामने एक बड़ी समस्या रही है। यह सवाल एक दिन का नहीं है, सवाल एक साल का नहीं है, सवाल इस बात का है कि आखिरकार अपने ही राज्य में अगर रोजगार उपलब्ध नहीं होंगे तो दूसरे प्रांतों में जाना पड़ेगा। सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार जिस तरीके से एक बड़ी तादाद में बिहार की आवाम दूसरे राज्यों में जाकर रोजगार की तलाश में वहां पर पहुंचती है और वहां पर बड़ी तादाद में या तो खुद अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं या फिर अपनी नौकरियों की तलाश में वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद है, बड़ी संख्या है, जिसका हम सब ने, आप सब ने देखा कि लॉकडाउन के दौरान कितनी बड़ी संख्या में दूसरे प्रांतों से वापस अपने घर लौटने वालों की संख्या कितनी बड़ी थी। किस तरह से पैदल ऑटो पर सवार होकर लगातार जो है दिल्ली जैसे बड़े शहरों से, राजस्थान जैसे राज्य से या फिर मुंबई जैसे शहरों से निकलकर वापस अपने घर को कितनी बड़ी तादाद में बिहार की आवाम लौटने लगी थी। रोड एक्सीडेंट में वापस लौटते समय कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई है। एक तरफ कोरोना काल का डर था, दूसरी तरफ वापस अपने घर जाने का डर कि आखिरकार रास्ते में कब क्या हो जाए किसी को मालूम नहीं था। तब जाकर सरकार की नाकामियां साबित होती हैं कि आखिरकार पूर्व की सरकारों ने या फिर मौजूदा सरकार जो है किसानों को लेकर, वहां की आवाम को लेकर, वहां के युवाओं को लेकर क्या कदम उठा रही है। सरकारों की नाकामी तब साबित होती है जब इस तरह की बड़ी संख्या वापस अपने प्रांतों को लौटते वक्त हादसे का शिकार हो जाती हैं। तब यह सवाल उठता है कि आखिरकार मौजूदा सरकार क्या कर रही है, या फिर इससे पहले की सरकारों ने ऐसे क्या कदम उठाए कि युवाओं को रोजगार दिया जाए। ये ऐसे वो तमाम सवाल हैं जिन सवालों का जवाब आज तक किसी को नहीं मिल पाया। मौजूदा मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की कुर्सी पर नीतीश कुमार विराजमान है। इससे पहले भी नीतीश कुमार जो है गठबंधन के तहत जो है सरकार बनाई थी और सीएम के पद पर थे, लेकिन बात तब ये सब दावे और वादे खोखले साबित हो जाते हैं जब युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाता, वहां के आवाम को रोजगार नहीं दिया जाता। ये दावे तब खोखले साबित हो जाते हैं जब दूसरे प्रांतों में बड़ी संख्या में बिहार की जनता पहुंचती है। गुजरात में हमने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में बिहार के लोग काम करने को पहुंचते हैं। पंजाब में हमने देखा कि एक बड़ी संख्या है जो वहां पर जाकर अपना काम कर रहे हैं। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में या फिर मुंबई जैसे बड़े शहरों की अगर बात की जाए तो एक बड़ा तबका बिहार से ही आता है। तो सवाल यह है कि आखिरकार वहां की सरकारें क्या काम कर रही हैं ताकि रोजगार को उपलब्ध व्यवस्था नहीं की जा रही है। तो चलिए सबसे पहले बात अगर यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में की जाए तो बिहार में ऐसा नहीं है कि वहाँ के युवा अच्छी शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या दूसरे प्रांतों में जाकर शिक्षा हासिल की जा रही है। बात जब यूपीएससी के टॉपर की बात की जाती तो इस बार जो है बिहार से ही वो युवा आता है। जब बड़े बिजनेसमैन की भी बात की जाती वो भी जो है बिहार से ही निकल कर आते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनके जो बैकग्राउंड की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, उन्होंने दूसरे प्रांतों से जाकर हासिल किया नहीं। जो एक बड़ा तबका दूसरे प्रांतों में पहुंच रहा है, युवाओं को रोकने के लिए यहाँ पर कोई योजना नहीं लागू की जा रही है। अच्छी तकनीकी वाले जो है इंस्टीट्यूट यहाँ पर नहीं खोले जा रहे हैं, विश्वविद्यालय नहीं खोले जा रहे हैं। और अगर आपको बता दें कि यहाँ पर जो विश्वविद्यालय है और जो है स्कूल है वहाँ पर, उसमें भी यहाँ पर जो है अध्यापकों की, प्रोफेसर की बड़ी एक कमी है, उसको पूरा करने का काम नहीं किया जा रहा है।
तमाम युवाओं को रोजगार देने की जो बात वहां की सरकारें करती हैं, वो वादे तब खोखले साबित हो जाते हैं जब युवा रोजगार की तलाश में बड़े शहरों का रुख करते हैं। लेकिन सरकारें यह दावा करती है कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, सरकार ये दावा करती है कि वहां की आवाम को रोजगार उपलब्ध करवाए जाएंगे, मनरेगा का तहत युवाओं को और बाकी तमाम लोगों को रोजगार देने की बात कही जाती है। लेकिन आप सब जानते हैं कि मनरेगा के तहत मेहनताना कितना मिलता है। क्या एक परिवार को चलाने के लिए मनरेगा के तहत काम कर उस परिवार का पेट पालना जो है आसान हो सकता है? ये वो ऐसे तमाम सवाल हैं जो सरकारों के सामने हैं। लेकिन मौजूदा सरकार क्या कर रही है? इस पूरे कोरोना काल को अगर देखा जाए तो जब बड़ी तादाद में एक बड़ी संख्या में लोग अपने घर को वापस लौटे, अपने वतन वापस लौट गए, उनको रोकने के लिए सरकारों ने क्या काम किया? वहां की सरकारों ने, बात जब नीतीश सरकार की होती है तो क्या ऐसे उद्योग लगाने का काम किया गया ताकि युवा जो हैं, बाकी और तमाम लोग जो हैं वो अपने ही प्रांत में रहकर जो है काम कर सकें, अपना जीवन यापन कर सकें, अपने परिवार का पार्ट जो है पेट पालने का काम किया जा सके। लेकिन ये सब दावे और वादे खोखले तब साबित हो जाते हैं जब फिर से एक बड़ी संख्या में वापस अपने जो है दूसरे प्रांतों को लोग लौटने लगते हैं, तो तब ये दावे खोखले साबित हो जाते हैं। पूर्व की सरकारों ने भी कुछ जो है खास काम नहीं किया वहां की आवाम के लिए, ताकि वहां पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए, ताकि युवा वर्ग जो है वो दूसरे प्रांतों में ना पहुंचे। इसलिए तमाम सवाल हैं जिन सवालों का जवाब हर कोई जानना चाहता है। बात अगर बिहार के किसानों की जाए तो किसानों को लेकर भी वहां पर एक बड़ी समस्या है। किसानों को वक्त पर जो है वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं। कृषि कानूनों का असर बिहार में भी देखा गया, और आपको बता दें कि जिस तरह से किसान अपनी फसलों को उगाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, धूप हो या बारिश हो अपने खेतों में काम करता है ताकि वो अच्छी फसलों को उगा सके, उसके बाद उसको बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन कर सके, अपने परिवार का पेट पालने का काम कर सके। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से किसानों के सामने भी बड़ी समस्या है, कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जो सरकार की योजनाएं हैं किसानों को लेकर जो चलाई जा रही हैं, उसका सीधा फायदा वहां के जो है किसानों को नहीं मिल पाता। तो ऐसे में सरकारों को कदम उठाने की आवश्यकता है। ऐसे में ये सोचना चाहिए सरकार को कि आखिरकार जो योजनाएं वहां के किसानों के लिए चलाई जा रही हैं, उसका कितना फायदा वहां के किसानों को मिल पा रहा है। नीतीश सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि आखिरकार युवाओं के लिए जो योजना चलाई जा रही है तो उसको लेकर एक टीम का गठन किया जाए। वो टीम आकलन करे कि जिन किसानों के लिए इन योजनाओं को चलाया गया, कितनी फीसद लोगों को इसका फायदा पहुंचा, कितने लोग पात्र हैं जिसको उसका फायदा पहुंचा, और क्या कहीं जो है अधिकारी रिश्वतखोरी के चलते जो अपात्र लोगों को तो कहीं इस पूरी योजना का फायदा नहीं पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में वो तमाम सवाल हैं जो निकलकर सामने आते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर भी लगातार जो है बिहार जैसे राज्य से शिकायतें सामने आती हैं। उन शिकायतों का निपटारा कैसे किया जाए, रिश्वतखोरी के मामले भी लगातार जो है बिहार में देखे गए, रिश्वतखोरी पर लगाम कैसी लगाई जाए, इस पर भी जो है सरकार को कदम उठाना चाहिए। सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि आखिरकार जिन किसानों को लेकर योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिन गरीब जनता के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या उन सबको उन योजनाओं का फायदा मिल रहा है या नहीं? तो उसका आकलन कैसे होगा? उसका आकलन ठीक इसी प्रकार से हो सकता है कि एक टीम का गठन किया जाए, उच्च अधिकारियों को उस टीम में शामिल किया जाए जो पूरी रिपोर्ट तैयार करे उन योजनाओं को लेकर, और उसके बाद उस पूरी रिपोर्ट को सरकार को सौंपे। तब जाकर यह अनुमान लगाया जाएगा कि क्या वाकई में वहां की आवाम को उन योजनाओं का फायदा मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, या फिर रिश्वतखोर अधिकारी उस योजनाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार जो है बिहार जैसे राज्य में जो है रोजगार की एक बड़ी कमी रही है, और रोजगार को लेकर लगातार जो है सवाल खड़े होते रहे हैं कि आखिरकार कैसे रोजगार बढ़ाए जाएं, कैसे बड़े बड़े उद्योगों को यहाँ पर लगाया जाए। बात जब शाहनवाज हुसैन की होती है तो वो दिल्ली में आते हैं और सीनियर जो है मंत्रियों के साथ बैठक करते हैं, केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक कर ये मांग करते हैं कि आप आइए और बड़े उद्योगों को बढ़ावा दीजिए बिहार के अंदर, ताकि वहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके। वो ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो है युवाओं को जब रोजगार मिलेगा, बड़े उद्योग लगेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा सीधा बिहार की आवाम को मिलेगा, बिहार के युवाओं को मिलेगा, और बिहार सरकार का राजस्व बढ़ेगा, और राजस्व बढ़ेगा तो उसका फिर डबल फायदा वहां की सरकार और आवाम को मिलेगा।
लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार बिहार की सरकारें ऐसा क्या कदम उठा रही हैं ताकि उसका फायदा सीधा जनता को मिलेगा। नए नए अवसर कैसे उपलब्ध कराए जाएंगे, उसको लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है, उसको लेकर सरकार किस तरीके से काम कर रही है, ये भी सोचना होगा। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरीके से नए उद्योग लगाने की जो बात कही गई थी सरकारों की तरफ से, और ये कहा गया था सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, कि यहाँ पर नए उद्योग लगेंगे जिसके चलते जो है जनता को उसका सीधा फायदा होगा। लेकिन कितना फीसद जो है यहाँ पर उद्योग लगे और कितने फीसद लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल पाया। बात अगर महिलाओं की सुरक्षा की जाए बिहार के अंदर, तो आपको बता दें कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो जाते हैं। जब महिलाओं के साथ जो है घिनौनी हरकतें होती हैं, कुछ इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, तब सवाल ये उठता है कि आखिरकार कानून व्यवस्था कहाँ है। जिस कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की बात कही गई थी राज्य सरकार की तरफ से, वो कानून व्यवस्था कहाँ है। कई बार जब कोई शिकायत लेकर थाने पहुंचता है तो उसकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई नहीं की जाती, आश्वासन दे दिया जाता है लेकिन कार्रवाई नहीं होती। ऐसे में किस तरीके से और अच्छी कार्रवाई की जाए, वक्त पर कार्रवाई को अमल में लाया जाए, उसको लेकर किस तरीके से सरकारें काम कर रही हैं, किस तरह से अधिकारियों को आदेश जारी किया जा रहा है, किस तरह से आवाम को सरल और अच्छे तरीके से इंसाफ मिलेगा, उसको लेकर भी राज्य सरकार को सोचना चाहिए। जब वहां के छोटे उद्योगों की बात होती है, जो स्थानीय उद्योग है उनकी बात होती है, तो सरकार को यह सोचना चाहिए कि जो ये छोटे उद्योग हैं जो गांव में दूर दराज के इलाकों में चलाए जा रहे हैं, उसका फायदा कैसे मिलेगा, उसको बढ़ावा कैसे मिलेगा, ताकि और युवाओं को और जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं उनको कैसे जोड़ा जाए। ये उम्मीद की जाती है सरकार से कि सरकार जो छोटे उद्योग हैं उसको बढ़ावा दे। ये उम्मीद सरकार से की जाती है यहाँ पर कि आखिरकार जो दूर दराज के इलाकों में, छोटे गांव में जो छोटे छोटे उद्योग चला रहे हैं लोग, उसको बढ़ावा दे, उसको नया बाजार उपलब्ध कराया जाए, उसकी पहुंच विदेशों तक बनाई जाए, ताकि उन लोगों का व्यापार बढ़ेगा तो वो स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, युवा वर्ग जुड़ेगा और सरकार को भी राजस्व मिलेगा, सरकार के राजस्व में इजाफा होगा। आपको बता दें कि अगर कोई युवा अपना स्टार्टअप शुरू करने की कोशिश करता है तो उसको कई प्रकार की कागजी कार्रवाई पूरी करनी होती है। अगर किसी युवा को रोजगार के लिए लोन लेना है तो वो बड़ी कार्रवाई से उसको गुजरना पड़ता है। राज्य सरकार को ऐसी कोई योजना लागू करनी चाहिए। अगर कोई युवा वर्ग जो है अपना स्टार्टअप शुरू करने की कोशिश कर रहा है तो उसको कैसे शुरू किया जाए, कम कागजी कार्रवाई में किस तरह से उसे लोन बैंकों की तरफ से दिया जाए, कम कागजी कार्रवाई में कैसे उसको अपनी कागजी कार्रवाई पूरी की जाए, अपने लाइसेंस को पूरा करने की प्रक्रिया को पूरा किया जाए, उसको लेकर सरकार को कुछ नियमों में ढिलाई देनी होगी। तभी युवा वर्ग अपना स्टार्टअप शुरू करेगा, तभी जो स्टार्टअप शुरू होगा उसके तहत वहां के युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। बात जब युवा वर्ग की आती है जो कि देश विदेश में जाकर नौकरी करने को मजबूर है, अगर वही अवसर जो है उन्हें अपने खुद के राज्य में सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए जाएंगे तो दूसरे राज्यों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। एक बड़ा तबका बिहार से निकलकर दूसरे प्रांतों में रहने को मजबूर है। तो जिस तरीके से बड़ी संख्या बढ़ती जा रही है तो ये सवाल ये खड़ा करती है कि क्या बिहार की सरकार नाकाम साबित हो रही है रोजगार उपलब्ध कराने में? क्या बिहार की सरकार नाकाम हो गई है वहां के रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर? वहां के युवा वर्ग को लेकर कैसे रोजगार दिया जाएगा, वहां के युवाओं को किस तरीके से नए नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, युवाओं को का स्टार्टअप शुरू करने में सरकार की तरफ से कैसे सहायता की जाएगी, बैंक से अगर लोन लेना है तो उस लोन को कैसे आसानी से हासिल किया जाएगा, और अगर छोटे उद्योगों को बाजार की आवश्यकता है तो बाजार से कैसे उन छोटे गांवों से लोगों को जोड़ा जाए, उसको लेकर भी सरकार को कदम उठाने की आवश्यकता है। सरकार को यह सोचना चाहिए कि आखिरकार इस पूरी आसान प्रक्रिया को कैसे पूरा किया जाए। सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि जो छोटे उद्योग हैं, जो है बिहार के अंदर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर वहां के स्थानीय लोग अपने हुनर से ऐसी कलाकारी दिखाते हैं जो कि विदेशों तक पहुंचती है, लेकिन उसको बढ़ावा कैसे दिया जाए,
अगर उसमें 5 लोग काम कर रहे हैं तो उसको बढ़ावा ऐसे दिया जाए कि व्यापार फल फूले और 5 व्यक्ति की जगह 5,000 लोग को उसमें काम करें। अगर इस तरीके से सरकार की तरफ से कदम उठाया जाएगा तो कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और स्थानीय लोगों को भी रोजगार जो है बड़ी संख्या में मिलने लगेगा। ऐसे में सरकारों को यह भी सोचना चाहिए कि जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी यहाँ पर बहन बेटियां हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कड़े कदम उठाए जाने चाहिए, किस तरह से कानून को लागू किया जाना चाहिए, किस तरह से अगर किसी महिला पर अत्याचार हो रहा है उसको इंसाफ कैसे मिलेगा, आसान तरीके से कैसे उसको पूरा कानून की प्रक्रिया समझाई जाए, कैसे पूरे आसान तरीके से कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार जो है पूर्व की सरकारों की भी बात की जाए, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर बिहार में भी कई बार सवाल खड़े होते रहे हैं। बिहार में भी बाहुबली जैसे लोग हैं जिनको लेकर कई बार सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या इनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है, क्या सरकारें भी उनके सामने नतमस्तक हैं। ऐसे में ये सवाल और भी लाजमी हो जाता है जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से पूरे कोरोना काल की बात अगर की जाए, इस पूरे कोरोना काल में किस तरह से पूरी बिहार की आवाम प्रभावित हुई। एक बड़ा तबका दूसरे प्रांतों से निकलकर अपने घर को वापस लौटने को मजबूर हो गया था, क्योंकि लगातार लॉकडाउन की अवधि बढ़ती जा रही थी और लोगों के सामने खाने के लिए दिक्कतें होने लगी थी, लोगों के सामने रोजगार की दिक्कतें होने लगी थी, क्योंकि सब कुछ बंद था पूरे देश के अंदर। तो मजबूरी में लोगों को वापस अपने गांव लौटना होना पड़ा। तब देखा गया कि सड़कों पर लंबी कतारें हैं, लोग पैदल अपने वतन को वापस हो चुके हैं, लोग पैदल सड़कों पर अपने घर जा रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे, महिलाएं, बहन बेटियां, बुजुर्ग दंपत्ति सब एक साथ निकल पड़े, दूसरे प्रांतों से अपने घर वापस लौटने लगे। ऐसे में गांव के लोगों ने जहां जहां से लोग गुजरे वहां पर उन सभी की सहायता की, खाने पीने की व्यवस्था की, शासन प्रशासन ने भी व्यवस्था की, लेकिन एक बड़ी तादाद में लोगों को परेशान होना पड़ा। जब इस तरह की घटनाएं सामने आई तो तब लगता है कि बिहार की सरकार भी विफल साबित हो रही है। जब लगातार हादसे सड़कों पर हो रहे थे, लग रहा था कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार विफल साबित हो रही है, क्योंकि हादसों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, सड़कों पर हादसे हो रहे थे। लेकिन फिर देखा जाए कि किस तरह से इस पूरे कोरोना काल को संभाला गया सरकार की तरफ से, किस तरह से जो एक बड़ी संख्या में लोग हमारे बीच में नहीं रहे, इस पूरे कोरोना काल में हम सबको छोड़कर चले गए, चाहे वो हमारे पुलिसकर्मी हो, चाहे वो हमारे डॉक्टर हों या बाकी और तमाम अधिकारी हों, बाकी तमाम विभागों में काम करने वाले कर्मचारी हों। इस पूरे कोरोना काल में कई लोगों ने अपनी जान को गंवाया है, कई परिवारों से उनके परिवार के सदस्य उन्हें छोड़कर चले गए। तब ये सवाल उठता है कि क्या उसके बाद भी सरकारों ने ठोस कदम उठाया, क्या उसके बाद भी प्रशासन ने कोई ठोस कदम उठाया। अब कहा जा रहा है कि तीसरी कोरोना की लहर आ सकती है, तो उससे बचाव के लिए बिहार की सरकार किस तरह से काम कर रही है, बिहार सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय किस तरह से काम कर रहा है, जहां पर ऑक्सीजन की कमी थी, जहां पर बेड की कमी थी, उसको कैसे पूरा किया जा रहा है, तैयारी क्या की जा रही है। दूर दराज के इलाकों से मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की क्या सुविधा है, कैसे सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों को तैनाती की गई, कैसे सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, कैसे सरकारी अस्पतालों में ओपीडी की पूरी व्यवस्था की गई है, कैसे सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाया गया, कैसे सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट को लगाया गया। ये सारे वो तमाम सवाल हैं जो कि कोरोना काल में लोगों के सामने एक बड़ा सवाल बनकर उभरे। लोगों के सामने तब समस्या उत्पन्न खड़ी हो गई थी जब लोगों को ऑक्सीजन के लिए मारा मारा घूमना पड़ रहा था, लोग ऑक्सीजन के चलते अपनी जान को गंवा रहे थे। तो तब लगा सरकारों को कि ऑक्सीजन प्लांट की संख्या को बढ़ाया जाए। ऐलान कर दिया गया केंद्र की सरकार की तरफ से कि ऑक्सीजन प्लांट की संख्या को इतने से इतना बढ़ाकर किया जाएगा। लेकिन क्या अब राज्य सरकारें इस पूरे कोरोना काल को देखते हुए आगे बढ़ रही हैं, आगे काम कर रही हैं? कितने ऑक्सीजन के प्लांट बिहार सरकार ने लगाए हैं, कितने ऑक्सीजन के प्लांटों की संख्या बढ़ी है, ताकि आने वाले वक्त में अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो लोगों को कैसे बचाव किया जाएगा। लोगों के सामने जो समस्या उत्पन्न हो गई थी ऑक्सीजन की कमी को लेकर, वो समस्या दोबारा से उत्पन्न ना हो, फिर से लोगों को परेशान ना होना पड़े। सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था को सुधारना होगा, ओपीडी का टाइम जो है निर्धारित करना होगा, डॉक्टरों का टाइम निर्धारित करना होगा,
ताकि जो इलाज अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में कई बार नहीं होता, दूसरे प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, जहां पर मोटी रकम देनी पड़ती है, गरीब जनता को मजबूरी में वो रकम चुकानी पड़ती है, जो असंभव है। लेकिन अगर ये सभी सुविधाएं सरकारी अस्पतालों में सरकार की तरफ से उपलब्ध करा दी जाती हैं, तो लगता है कि फिर प्राइवेट अस्पतालों का कोई भी गरीब आदमी हो या फिर कोई भी तबके से आने वाला युवा वर्ग या फिर बाकी और तमाम लोग हों, तो वो नहीं जाएंगे। ये सवाल तब और भी लाजमी हो जाता है जब यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते हैं। कई बार सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर जो है वक्त पर नहीं पहुंचते, ओपीडी जो है वो वक्त पर नहीं खुलती, मरीजों को इधर उधर परेशान होना पड़ता है, तीमारदार लगातार परेशान होते हैं, वक्त पर इलाज नहीं होता। तो उसके बाद नाराजगी इतनी बढ़ जाती है को यहाँ पर जो है मारपीट तक के पहुंच जाती है, तीमारदार नाराज हो जाते हैं डॉक्टरों में, और साथ ही तीमारदारों में कई बार देखा गया है कि मारपीट की भी घटनाएं सामने आई हैं। तो ये स्थिति उत्पन्न ना हो, उसको लेकर सरकार को कदम उठाना चाहिए। ये स्थिति ऐसी कोई ना उत्पन्न हो तो उसको लेकर सरकार को सोचना चाहिए कि आखिरकार क्या कदम उठाया जाए। इन तमाम चीजों को सरकार को सोचना चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर सरकार को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बात जब बिहार की रोजगार, किसान और साथ ही जो है गरीब तबके की बात की जाती है, बिहार में जब बात जो है इस पूरे कोरोना काल की होती है, बात जब बिहार में चुनाव को लेकर होती है, बात जब बिहार में तेज बारिश होने के बाद जब किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं तब उसकी होती है, तो ये सोचा जाता है कि क्या वाकई में सरकार की तरफ से सहायता वक्त पर मिलेगी या नहीं। ये तमाम सवाल और भी बड़े हो जाते हैं जब जो है जनता को सरकार की योजनाओं का फायदा नहीं मिल पाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार किस तरह से इस पूरे काम को किया जाएगा, कैसे में यहाँ पर जो है बिहार की सरकार जो है वो युवाओं के लिए, वहाँ के आवाम के लिए अच्छा काम करेगी। जब तेज बारिश के चलते या फिर प्रकृति की मार के चलते, ओलावृष्टि के चलते किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं, तो उसका मुआवजा सरकार की तरफ से देने की जो बात कही जाती है, जब उसका आकलन करने की बात कही जाती है, तो उसकी प्रक्रिया को आसान करने की आवश्यकता है। जब पटवारी पहुंचता है अपने इलाके में किसानों की फसलों का आकलन करने के लिए, कई बार लापरवाह पटवारी, लापरवाह अधिकारी एक स्थान पर बैठकर सारी जो है फॉर्मेलिटी को पूरा कर देते हैं, स्थिति का जायजा लेने तक की वो सोचते नहीं। तो ऐसे में अधिकारियों को भी सचेत करना चाहिए ताकि वो जो है जो मामला जहां का है, जो घटना स्थल है, वहां पर पहुंचे और उसका वहां पर जायजा ले, आकलन करें। उसको लेकर सरकारों को सोचना होगा, प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश निर्देश यहाँ पर देने होंगे ताकि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपना काम ईमानदारी से करें। और दूसरी तरफ जब बात यहाँ पर किसानों की मुआवजे की होती है, तो उसको भी जो है जल्द से जल्द सरकार की तरफ से देने का काम किया जाए। और जिस तरीके से किसानों की समस्या जब 2-4 से भी बढ़कर बड़ी हो जाती है, कर्ज से मुक्त नहीं किसान हो पाते हैं, बैंकों की तरफ से लगातार उन्हें नोटिस थमाया जाता है, ऐसे में वो किसान ये मांग करते हैं कि जब बड़े उद्योगों, यहाँ पर उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया जाता है, कंपनियों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसे में किसानों की सहायता क्यों नहीं की जानी चाहिए? ऐसे में किसानों को फायदा क्यों नहीं मिलना चाहिए? ऐसे में किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन समस्या यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। कर्ज माफ करने से ही किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा, कर्ज माफ करने से ही किसान कर्ज मुक्त नहीं होगा। आज किसान का कर्ज माफ कर दिया जाए तो वो अगले दिन फिर से जाकर के बैंक में लोन लेने के लिए अप्लाई कर सकता है। सरकार को यह सोचना चाहिए कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाए और उसके बाद किसानों की आय दोगुनी कैसे हो, उस पर काम करने की आवश्यकता है। किसानों को बाजार अच्छा कैसे दिया जाए, इसकी सोचने की आवश्यकता है। किसानों की फसलें के अच्छे दाम जो है वो कैसे मिले किसानों को, ये सोचने की सरकार को आवश्यकता है। ऐसे में किसानों की पहुंच विदेशों तक कैसे होगी, ऐसे में किसानों की फसलों को विदेश तक कैसे पहुंचाया जाए, उन्नत किस्म के जो फसलें हैं उसको उगाने में जो है किसानों की सहायता सरकार को करनी चाहिए। सरकार को योजनाएं लानी चाहिए कि अगर किसान इन फसलों को उगाता है तो इन फसलों का ये दाम मिलेगा, सरकार की तरफ से ये सब्सिडी दी जाएगी। जब सरकारों को इस तरह की योजनाएं लागू करने के लिए आगे आना पड़ेगा, तभी जाकर जो है किसानों को उसका सीधा फायदा मिलेगा।
और बात अगर सरकारी स्कूलों की यहाँ पर की जाए, जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जो जूनियर हाई स्कूल हैं, तो वहाँ पर व्यवस्था को लेकर भी कई बार सवाल खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर मिलने वाले मिड डे मील की जब बात की जाती है तो उसको लेकर भी कई बार सवाल खड़े हो जाते हैं। गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। अध्यापक जो है वक्त पर जो है यहाँ पर स्कूलों में नहीं पहुँच पाते, अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में सरकार को ये कोई ऐसी योजना लागू करनी चाहिए कि जो वहाँ पर टीचर तैनात हैं, वो टीचर अच्छी शिक्षा वहाँ के छात्रों को दे रहे हैं या नहीं, उसका आकलन होना चाहिए। कोई ऐसा नियम हो, ऐसा कोई कानून हो जिसके तहत इन सब प्रक्रिया को पूरा किया जाए। कोई ऐसी कार्रवाई की जाए, कोई ऐसी कमेटी का गठन किया जाए ताकि वो सरकारी और प्राथमिक विद्यालय जितने भी यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल हैं उसकी व्यवस्था को देखें, उसकी व्यवस्था को पूरा करने का काम किया जाए। इन तमाम पहलुओं पर सरकार को काम करने की आवश्यकता है। और जो यहाँ पर जो है सरकारी स्कूलों में मिड डे मील मिलता है उसको कैसे दिया जा रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, ये भी जांच परख करनी चाहिए। सरकार को ऐसे कोई यहाँ पर दिशा निर्देश जो है जिलाधिकारियों को यहाँ पर देने चाहिए, शिक्षा अधिकारियों को देने चाहिए, ताकि वो अपने अपने इलाके की गुणवत्ता को देखें। वहाँ पर जो सरकारी स्कूलों में जो व्यवस्था है वो सही है या नहीं है, उसका आकलन करने के लिए जो है अपने अपने इलाके में पहुँचें, उसको भी जो है जांच और परख करने की आवश्यकता है। इन सब पहलुओं पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। और जब सरकार इन सब पहलुओं पर ध्यान देगी, केंद्रित करेगी, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी, कहीं ना कहीं अच्छी व्यवस्था होगी, कहीं ना कहीं अच्छा काम फिर अधिकारी भी करेंगे और साथ ही उसका सीधा फायदा वहाँ की आवाम को मिलेगा। बिहार का जो एक बड़ा तबका बाहर दूसरे जो है प्रदेशों में जाकर रोजगार की तलाश में वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ पर नौकरी करता है या फिर अपना काम करता है या ठेली लगाता है या फिर फड़ी लगाता है, अगर उसके लिए रोजगार उपलब्ध उनके इलाकों में ही करा दिए जाएं तो दूसरे प्रांतों में जो लोग जा रहे हैं वो नहीं जाएंगे। खुशहाल बिहार बनेगा, बिहार तरक्की करने लगेगा। लेकिन ये सब जब ही संभव हो पाएगा जब वहाँ की सरकार अच्छा काम करेगी। ये तभी संभव हो पाएगा जब नीतीश सरकार अच्छा काम करने को लेकर आगे आएगी। गठबंधन की सरकार है, गठबंधन के तरीके से ही मिलजुल कर काम करना होगा। सबका साथ सबका विकास का नारा जो दिया जाता है बीजेपी की तरफ से, उसको जो है साकार करने के लिए जनता के हक में काम करने होंगे। सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब गरीब जनता का विकास होगा, जब गांव का विकास होगा। गांव में परिवहन की व्यवस्था से जो लोगों को दो चार होना पड़ता है, क्योंकि व्यवस्था चरमरा रही है। दूर दराज के इलाकों में पक्की सड़कें नहीं हैं, दूर दराज के इलाकों में टूटी हुई सड़कें, जिसके चलते लगातार हादसे हो जाते हैं और इन हादसों में लगातार जो हैं लोग शिकार होते हैं। और कई बार ये हादसे इतने खतरनाक हो जाते हैं कि यहाँ पर जनता की, लोगों की जान तक ले लेते हैं। ऐसे में सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो परिवहन की व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए। परिवहन व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है। जहाँ पर पक्की सड़कें नहीं है वहाँ पर पक्की सड़कें बनाने का काम सरकार को करना चाहिए, चाहे फिर वो केंद्र सरकार की योजना के तहत हो या फिर राज्य सरकार की योजना के तहत। जनप्रतिनिधि को देखना होगा कि उसके इलाके में विकास का काम कौन सा नहीं हो पा रहा है। जनप्रतिनिधि को यह भी देखना होगा कि उसके इलाके में क्या विकास होना है। जनप्रतिनिधि को यह भी देखना होगा कि उसके इलाके में जो जनता है, जो युवा वर्ग है, वो कैसे काम कर रहा है। जनप्रतिनिधियों को आगे आकर ये सोचना चाहिए कि खेल को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे काम किया जाए। ये बड़ा अहम सवाल है। सरकार को अपनी जनता के लिए अच्छे अवसर उपलब्ध कराने होंगे ताकि उनको रोजगार मिल